Hello friends, now in this video we are going to discuss the another important method of teaching economics, that is analytic and synthetic. Now let's have a look at this method. This method is very important method in teaching economics. In this method, the teacher presents the whole content by asking thought-provoking questions. He also asks contents-related questions to the students. That is why some thinkers denoted question-answer method. ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए. इस मेथड में टीचर क्वेश्चंस पूछता है, पूरे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि कंटेंट से रिलेटेड होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो थॉट प्रोवोक करते हैं. वो वैसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि कंटेंट से रिलेटेड होते हैं. और क्योंकि इस मेथड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस मेथड को कुछ थिंकर्स ने क्वेश्चन आंसर मेथड कहा है. First of all, the teachers analyze the content and then ask thoughtful questions based on content. Thereafter, he gives a systematic order to the content. For this purpose, the teachers takes the help of his oral clarification and blackboard summary. सबसे पहले टीचर कंटेंट को एनालाइज करता है, उसके बाद थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता है. जो थॉटफुल क्वेश्चंस होते हैं वो कंटेंट से बेस्ड होते हैं और उसके बाद वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर देता है पूरे कंटेंट को. और इस चीज़ के लिए वो अपने ओरल क्लैरिफिकेशन का और ब्लैक बोर्ड समरी का भी यूज़ करता है. इन दिस मेथड द टीचर डिवाइड्स द कंटेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. इसमें क्या होता है कि टीचर कंटेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी को रिलेटेड टू द कंटेंट, ताकि जो भी स्टूडेंट्स की नॉलेज है वो कंटेंट से को रिलेट हो पाए. दस इन दिस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस वी फॉलो द मैक्सिम फ्रॉम होल टू पार्ट्स. तो इस तरीके से एनालिसिस के प्रोसेस में हम मैक्सिम कौन सा फॉलो करते हैं, होल टू पार्ट्स. Now moving ahead, after the introduction of the analysis method, now we will look up at the merits of the analytic method. So here are some merits of the analytic method. Number 1, ये जो मेथड है बहुत ही एक्टिव कर देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को रिस्पॉन्ड देना होता है. This method makes the student very active because they have to ready for responding to the teacher's question. अब यहाँ पे इस मेथड को डिफ़िकल्ट जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दिखने लग जाती हैं. यानी कि इस मेथड का यूज़ करने से जो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स कंटेंट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं. By the use of this method, difficult and complex content may also be presented in understandable form. ये जो एनालिटिक मेथड है ये बच्चों की रीजनिंग पावर, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, ये तीनों ही चीज़ को डेवलप करता है. दिस मेथड डेवलप्स द पावर ऑफ रीजनिंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द स्टूडेंट्स. नंबर 4, जो नॉलेज हमें इस मेथड के थ्रू मिलती है वो परमानेंट और सिस्टमैटिक होती है. The knowledge obtained through this method is permanent and systematic. So these were the merits of analytic method. Now let's quickly look at the demerits of analytic method. नंबर 1, इस मेथड में क्या होता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं स्टूडेंट से, है ना. तो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही बड़ा आर्ट है जो कि हर टीचर के पास बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आज के टीचर उतने कम्पिटेंट नहीं हैं. सो इन दिस मेथड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ एन आर्ट in which every teacher is not competent. Next, इस मेरिट में क्या होता है, इस डीमेरिट इसका क्या है कि ये जो मेथड है ये बच्चों को क्वेश्चंस पूछने में इनकरेज ही नहीं करता. क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को तो मौका मिलता ही नहीं. तो इन दिस वे दिस मेथड डज नॉट एनकरेज द स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस. सो मेरिट्स हो गया, डीमेरिट्स हो गया, कुछ तो सजेशंस होना चाहिए. ओके, नाउ लुक एट द सजेशंस मेंशन बिलो. The success of this method is depend on the nature of the questions, so the questions should be short and thought provoking. इस मेथड की सक्सेस कैसे होगी, जब इसके क्वेश्चंस अच्छे होंगे. तो क्वेश्चंस जो भी पूछे टीचर वो शॉर्ट हो और थॉट प्रोवोकिंग हो. नंबर 2, clarification and blackboard summary by the teacher should be concise, clear and systematic. जो भी क्लैरिफिकेशन है या ब्लैक बोर्ड
समरी जो टीचर यूज़ करता है तो वो कैसी होनी चाहिए, कंसाइज, क्लियर और सिस्टमैटिक। तो दैट वाज ऑफ एनालिटिक। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है, सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक मेथड क्या होता है, इधर देखते हैं। Synthesis means integrating smaller units together. Considering economically, it means integrating all the aspects and parts related to some facts. सिंथेसिस मतलब छोटी छोटी यूनिट्स को एक कर देना, इंटीग्रेट कर देना, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना। इन दिस मेथड वी फॉलो द टीचिंग मैक्सिम फ्रॉम पार्ट्स टू होल। इस मेथड में हम कौन सा मैक्सिम फॉलो करते हैं, पार्ट्स टू होल, और एनालिटिक में होल टू पार्ट्स, जस्ट इसका उल्टा। तो सिंथेटिक में हम पार्ट्स टू होल को फॉलो करते हैं और इस मेथड में 2 स्टेप्स भी बताए गए हैं। पहला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब यूनाइट करना, जॉइन करना चीज़ों को। तो यूनाइटिंग और जॉइनिंग रिलेटेड पार्ट्स टू अटेन द नॉलेज ऑफ द होल। तो पहले आपने इंटीग्रेट कर लिया, यानी कि यूनाइट कर लिया। अब डिसीजन मतलब जो आपने पूरा प्रोसेस पहले अंडरस्टैंड किया, उसके आप फिर उसके बाद कंक्लूजन पे पहुँचे, तो फिर आपने कुछ डिसीजन लिया। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटायर प्रोसेस आफ्टर रीडिंग द कंक्लूजन, डिसीजन बाय जॉइनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। जैसे एनालिटिक मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, वैसे ही सिंथेटिक मेथड की भी मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। मेरिट नंबर 1, इस मेथड से क्या होता है कि डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ें ईजी हो जाती हैं। By the use of this method, difficult and complex content can also be made easy. अब इस मेथड से क्या होता है कि क्लास का इन्वायरमेंट और कंटेंट बहुत ही क्लियर हो जाता है और बहुत ही एक्टिव हो जाता है। यानी कि बाय दिस मेथड द कंटेंट एंड द क्लास इन्वायरमेंट कैन बी मेड क्लियर एंड एक्टिव। नंबर 3, जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद के एफ़र्ट से ही क्लास की फंक्शनिंग सीख जाते हैं। खुद के ओन एफ़र्ट से वो क्लास की फंक्शनिंग सीख जाते हैं। द स्टूडेंट्स लर्न द फंक्शनिंग ऑफ द क्लास बाय ओन एफर्ट्स। नंबर 4, ये जो मेथड है ये बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल पावर तीनों को डेवलप करता है। सो दिस मेथड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आते हैं डीमेरिट्स की ओर। यहाँ पे 4 डीमेरिट्स दिखाई गई हैं। एज यू कैन सी, नंबर 1 डीमेरिट ये है कि ये मेथड बहुत डाउट क्रिएट कर देती है स्टूडेंट्स के माइंड में, और ये मेथड एक साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, और ये सूटेबल उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए है जो मतलब लिमिटेड हैं, और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। और चौथा इसमें बताया गया है कि ये मेथड उन सब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल है जिसमें कि रीजनिंग की ज़रूरत हो। तो 3 और 4 पॉइंट्स लगभग एक जैसे ही हैं और काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। तो क्या हुआ, दिस मेथड क्रिएट्स मैनी डाउट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। दिस मेथड इज़ नॉट अ साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग. It is not suitable for teaching all the subjects by the use of this method. This method can only be used for teaching of those subjects which requires reasoning. So at the end हमें क्या मतलब समझ में आता है कि by the description of analysis and synthesis method, it is clear that these two methods are incomplete without each other. Teaching will be better by using these two methods together. The teacher must support each method for the solution of complex content. तो इसके डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगता है, ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों मेथड्स एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। ओके, दीज टू मेथड्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। और टीचिंग बेटर हो सकती है अगर हम इन दोनों ही मेथड्स को एज ए टीचर यूज़ करते हैं, और एज ए टीचर हमें ईच मेथड, चाहे वो एनालिटिक हो चाहे वो सिंथेटिक हो, ईच मेथड को सपोर्ट करना है अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंटेंट की सल्यूशन तक पहुंचना है। सो बोथ ऑफ देम इज़ वेरी क्रूशियल and both of them should be used by the teachers very carefully and judiciously. So this was all about the analytic and synthetic method. I told you about the merits and demerits. I told you about the suggestions, and also I gave you a description about synthetic methods, its merits, demerits, and the conclusion which we get from both of these methods. So I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe.